नमस्ते। ग्रुप टू सब ग्रुप 4 2026 विषय जनरल मैनेजमेंट की ये क्लास दूसरी है। इसके पहले हमने हम इसको क्लास 12th की जो ये व्यवसाय अध्ययन एनसीईआरटी क्लास की कक्षा 12 की जो सब्जेक्ट है इससे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये उसका दूसरा लेक्चर है और इसमें हमने अभी तक जो पहले लेक्चर में पढ़ा था वो प्रबंध की अवधारणा क्या होती है वो हमने जाना था। उसके बाद हमने प्रभावशीलता और कार्यकुशलता जाना कि क्या होता है। फिर ये इसमें प्रबंध क्या होता है, आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, प्रबंध का संबंध संसाधनों कुशल उपयोग से ये हम लोग जान चुके हैं। फिर प्रबंध की परिभाषाएं हमने अलग अलग विद्वानों के द्वारा सीखी। फिर प्रबंध की आधारभूत विशेषताएं हमने जानी। फिर प्रबंध के उद्देश्य जाने। फिर प्रबंध का महत्व जाना। फिर हमने प्रबंध की प्रकृति जानी कि कला और विज्ञान। तो ये कला और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है जो प्रबंध है। और आज हम जानेंगे कि प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, या पेशे की। तो जहाँ तक हम बात करें पेशे की, तो जो पेशा होता है उसमें उसकी कुछ एक निश्चित विशेषताएं होती हैं। पहले हमको वही समझना पड़ेगा कि पेशा होता क्या है। तो पेशे में क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर का, एक चिकित्सक का एक पेशा होता, शिक्षक एक पेशा, ऑक्यूपेशन इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, उससे ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे कि पेशा क्या होता है। तो पेशे की निम्न विशेषताएं होती हैं। इसमें भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, इसमें जो लोग होते हैं वो एक ऐसे समूह वाले लोग होते हैं जिनको, जैसे डॉक्टर हैं तो वो एक एमबीबीएस की पढ़ाई किए लोग होते हैं। शिक्षक हैं तो वो एक टीचिंग कम्युनिटी वाले लोग होते हैं। तो इसी तरह पेशे में एक भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होता है। इसमें जो पेशे में प्रवेश जो होता है वो परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा सीमित होता है, इसलिए पेशे में अवरोधित प्रवेश होता है। जैसे भारत में यदि किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली एक विशेष परीक्षा को पास करना होगा। किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको नीट पास करना होगा। उसी तरह एक पेशे में एक इनकी संस्था होती है, जैसे भारत में नेशनल मेडिकल काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वकीलों की, तो अलग अलग होती हैं। इनकी एक नैतिक आचार संहिता होती है। इनका उद्देश्य जो होता है वो ग्राहकों की सेवा का उद्देश्य होता है और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना होता है। अब बात करें हम क्या प्रबंध एक पेशा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें पेशे के सिद्धांत इसमें पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं हैं पेशे की। जैसे कैसे, तो ये जो प्रबंध है वो विशेष रूप से एक संकाय के रूप में विकसित हुआ है पूरे विश्व में। कैसे, जैसे बहुत सारे मैनेजमेंट के जैसे जो एमबीए होता है वो एक प्रकार से प्रबंधन का ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और भारत में आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान है। तो इसके लिए भी एक कहना चाहिए कि एक इनके लिए भी एक परिभाषित ज्ञान के समूह इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। और बाकायदे इसमें एक टेस्ट होता है और उसमें सीमित लोगों का प्रवेश होता है। वहाँ से भी लोग पेशेवर संस्थानों से भी लोग इसको पढ़ के निकल रहे हैं। तो ये बात हो गई। फिर और प्रबंध एक विकसित विषय और पेशेवर क्षेत्र तथा विश्व भर में एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जैसे हम समझ चुके हैं इसको। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए प्रबंधक बनने हेतु कोई विशेष डिग्री कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों में मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो प्रबंधक समूह होता है किसी भी बड़ी कंपनी में, जरूरी नहीं कि हर कोई एमबीए करके आईआईएम से ही आए हों। बहुत सारे जो कहना चाहिए कि सहकारिता उद्योग भी हैं, वहाँ पे 10th 12th पास लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े उद्योग इस्टेब्लिश किए हैं और उन्होंने उसको मैनेजमेंट चलाया है। तो इसलिए हम इसको एकदम से ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जो आईआईएम से एमबीए किया है वही सफल एक प्रबंधक है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी डिग्री की, कानूनी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। प्रबंधकों के भी कई संगठन हैं। इसमें जो डॉट डॉट आ गया है उसका मतलब है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। और आचार संहिता भी उपलब्ध है, लेकिन सदस्यता या कानूनी रूप से सदस्यता अनिवार्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जैसे किसी को अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक उनका टेस्ट पास करना होता है, उनका सदस्य बनना होता है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके वैधता देते हैं, अलग अलग इनके जो हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं है, इसलिए प्रबंध पेशे की सभी शर्तों को पूरी तरह नहीं करता है, ठीक है। फिर बात करें हम प्रबंध के स्तरों की, तो
प्रबंध के मुख्यतः जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 स्तर हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और पर्यवेक्षी प्रचालन प्रबंध है। ठीक है, तो जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है वो संगठन के शीर्ष कार्यकारी अधिकारी समग्र उद्देश्य, नीतियों और रणनीतियों, संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट बॉडी होती है किसी भी एक इंस्टीट्यूट में, उसको आते हैं, इसको कहते हैं, जैसे चेयरमैन हो गए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गए, मुख्य प्रचालन अधिकारी हो गए, प्रधान हो गए, उप प्रधान आदि के नाम से इनको जाने जाते हैं ये। ठीक है, और इनमें ये सब हो गया। और इनका जो मुख्य काम होता है, जैसे ये नीति बनाते हैं ये, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग। फिर मध्य स्तरीय प्रबंधन की बात करें तो इसमें जो होता है, ये जो हायर लेवल अथॉरिटी है और जो लो लेवल अथॉरिटी है उसके बीच ये कड़ी का कार्य करते हैं। उच्च प्रबंध और प्रथम पंक्ति प्रबंधकों के बीच कड़ी, ये योजनाओं का क्रियान्वयन, मतलब जो नीति टॉप लेवल बॉडी ने बनाई उसको योजना में बदलना है और कैसे क्या एग्जीक्यूट करवाना है इसका ये वो करते हैं। ये कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे, कार्य दायित्व सौंपेंगे और विभागों के बीच सहयोग का निर्माण करेंगे ये। फिर बात करें हम पर्यवेक्षी प्रचालन प्रबंध की, जो थर्ड लेवल बॉडी है, उसमें ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि थर्ड लेवल में या तृतीय या निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षी प्रचालन संबंध में कौन कौन शामिल है। तो जैसे द्वितीय लेवल में ये हो गए। ठीक है, जैसे द्वितीय लेवल में बात करें मध्य स्तरीय प्रबंधन में, तो इसमें ब्रांच मैनेजर आते हैं, रीजनल मैनेजर आते हैं, ऑफिस मैनेजर आते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। कई बार हो सकता है हमसे बेसिक कॉन्सेप्ट में चीज़ें पूछी जाएँ कि मध्य स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन शामिल हैं, तो ये चीज़ें हो गई। फिर पर्यवेक्षी प्रचालन प्रबंध में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें फोरमैन या पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं, सुपरवाइजर भी जिनको कहते हैं, ये चीज़ें हो गई। और ये कार्यबल के प्रत्यक्ष कार्य का निरीक्षण करेंगे, गुणवत्ता, सामग्री की हानि और सुरक्षा पर इनका मेनली ध्यान देना होता है। और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं अपन, कुछ इसमें कुछ और ख़ास चीज़ें हैं क्या? ठीक है, फिर प्रबंध के कार्य क्या हैं? तो प्रबंध को जो है तो संगठन से सदस्यों से कार्यों के नियोजन, संगठन निदेशन एवं नियंत्रण एवं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया माना गया है। इसमें सबसे पहले आता है नियोजन। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन है क्या करना है, किस प्रकार करना है और किसे करना है, ये पहले से तय करना। इसी को हम कहते हैं नियोजन, कि हमें क्या काम करना है, उसको किस प्रकार से करना है और किसे करना है। ये सारी चीज़ें जब हम या कोई भी मैनेजमेंट ये बनाता है उसी को नियोजन कहते हैं या प्लानिंग कहते हैं। भारत देश जब आज़ाद हुआ तो योजना आयोग का गठन हुआ, तो उसमें अगले 5 वर्ष के लिए चीज़ें पहले से ही तैयार की जाती थी, उसी को ही नियोजन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये हो गया। उद्देश्यों को निश्चित करना, उन्हें प्रभावी ढंग से प्राप्त करने का मार्ग तय करना होता है। फिर बात करें संगठन की, तो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपना, कार्यों को समूह में बांटना, अधिकार निश्चित करना और संसाधनों का आवंटन करना, ये हो गया संगठन। तो ठीक है तो संगठन का क्या काम है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपे जाएंगे, कार्यों को समूह में बांट दिया जाएगा, उनके अधिकार निश्चित कर दिए जाएंगे और संसाधनों का आवंटन करना, ये संगठन का काम हो गया। ठीक है, फिर कर्मचारी नियुक्तिकरण, इसके अंतर्गत क्या आता है? सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को सही स्थान और समय पर उपलब्ध कराना। कर्मचारी नियुक्तिकरण में इसमें जो ये लाइन लिखी हुई, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर उपयुक्त जो कार्य है उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं होगा तो वो कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और सही व्यक्ति को सही स्थान और समय पर उपलब्ध कराना, इससे भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्ति और शिक्षण शामिल है। निर्देशन की बात करें, कर्मचारियों को नेतृत्व देना, प्रभावित करना और अभिप्रेरित करना ताकि वो सौंपे गए कार्य पूरा कर सकें। तो इसमें जो है तो जो कर्मचारियों को इसमें नेतृत्व देना है कि उनको मतलब कार्य को किस प्रकार से करना है, उनको मोटिवेशन देना है, उनको प्रेरणा देना है ताकि वो कार्य को अच्छी तरह से पूरा करें। अभिप्रेरणा और नेतृत्व इसके मूल तत्व हैं। तो इसमें अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्देशन के मूल तत्व हैं अभिप्रेरणा और नेतृत्व, या ए और बी करके, फिर ए और बी दोनों और या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको हमें याद रखना है इस लाइन को कि अभिप्रेरणा और नेतृत्व निर्देशन के 2 मूल तत्व हैं।
बात करें नियंत्रण की, तो निष्पादन के मानक तय करना, वर्तमान निष्पादन को मापना, मानकों से तुलना करना, विचलन होने पर सुधारात्मक कदम उठाना। इसमें नियंत्रण इसमें जो है तो निष्पादन के मानक तय किए जाते हैं, ठीक है, और उसको निष्पादन को मापना है, मानकों से तुलना करना है, और विचलन होने पर सुधारात्मक कदम उठाना है। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। क्या क्या? नियंत्रण में निष्पादक के मानक तय करना, वर्तमान निष्पादन को मापना, मानकों से तुलना करना और विचलन होने पर सुधारात्मक कदम उठाना। फिर बात करें कार्यों का आपसी संबंध, तो ये कार्य अलग अलग होकर नहीं चलते। प्रबंधक पहले योजना बनाता है, फिर संगठन करता है, उसके बाद नियुक्तिकरण और निर्देशन करता है, अंत में नियंत्रण करता है। वास्तविकता में ये सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक साथ सभी चलते हैं। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि मतलब जैसे हम इसको सोचे कि नहीं नियोजन अलग हो गया, संगठन अलग हो गया, नहीं, इसमें अगर ये एक साथ सारी चीज़ें चलेंगी तभी कोई सही ढंग से मैनेजमेंट माना जाएगा, प्रबंधन माना जाएगा। तो पहले क्या बनती, योजना बनेगी, फिर संगठन, उसके लिए नियुक्तिकरण होगा अलग अलग लोगों की, उनको निर्देशन गाइडेंस दिया जाएगा, और एक नियंत्रण में भी चीज़ें होनी चाहिए। तो सब जब चीज़ें एक साथ सही ढंग से चलती हैं तभी कोई कार्य या कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी उद्यम सही ढंग से संचालित होता है। फिर बात करें, ये क्या कहना चाहिए, समन्वय और 21वीं सदी का अगला जो पॉइंट है, समन्वय और 21वीं सदी का प्रबंध, ठीक है। तो बात करें हम समन्वय जो है तो प्रबंध का सार है, ये सीधे एनसीईआरटी के ही चैप्टर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें चीज़ें मतलब ये शॉर्ट नोट्स है, ChatGPT से बनाए गए नोट्स है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो समन्वय क्या है? समन्वय वह प्रक्रिया है जो विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के प्रयासों में एकता स्थापित करती है तथा उन्हें समान संगठनात्मक उद्देश्यों की ओर जोड़ती है। प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधने वाला तत्व है। समन्वय क्या है? कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में हम इसको समन्वय को क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जैसे 4 अलग अलग लोग हैं, अगर उनमें 4 अलग अलग लोगों की एक टीम है, अगर उनको एक काम करना है तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो दिक्कत आती है। जैसे अपन एक मतलब शहर के एग्जाम्पल से समझते हैं तो नगर निगम होता है, पुलिस विभाग होता है, प्रशासनिक अमला होता है, कलेक्टर और SDM सारी चीज़ें आती हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे या बिजली विभाग भी होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि अगर सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस शहर का बिल्कुल जो मतलब क्या कहना चाहिए कि व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई रहती है। कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कि ये मतलब जल निगम आएगा तो नाली खोद के चला जाएगा और नगर निगम आएगा कहेगा इन्होंने नाली खोदी इसलिए ये खुदा हुआ है, हमारा काम नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन को ऐसे समझते हैं। तो समन्वय प्रक्रिया है जो विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के प्रयासों में एकता स्थापित करती है तथा उन्हें समान संगठनात्मक उद्देश्यों की ओर जोड़ती है। यह प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधने वाला तत्व है। जो हम बात मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं वही इन्होंने इसको कि मतलब एक लाइन में व्यवस्थित करके बोल दिया कि समन्वय प्रक्रिया है जो विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के प्रयासों में एकता स्थापित करती है तथा उन्हें समान संगठनात्मक उद्देश्यों की ओर जोड़ती है। यह प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधने वाला तत्व है। बात करें समन्वय की प्रकृति, तो क्या कहना चाहिए, समन्वय जो है तो सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। तो समन्वय क्या करता है? सामूहिक कार्यों में एकता लाता है, ठीक है। बिना अगर एकता नहीं रहेगी तो समन्वय हो ही नहीं पाएगा। कार्रवाई में एकता लाता है और विभिन्न विभागों को जोड़ता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नियोजन से नियंत्रण तक। इसको समन्वय जो हम पढ़ रहे थे सारी चीज़ें वही हैं। ये सर्वव्यापी है, सभी स्तरों और सभी विभागों में आवश्यक है। सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है समन्वय। सोचा समझा कार्य है, केवल आदेश देने से समन्वय नहीं होता। फिर बात करें समन्वय की आवश्यकता क्यों है। आखिर हम इतना समन्वय को पढ़ रहे हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों है? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूज होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है कि संगठन का आकार बढ़ने पर लोगों की संख्या बढ़ती है और समन्वय कठिन हो जाएगा, इसलिए समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा जब किसी भी संस्थान में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो अगर उनमें समन्वय नहीं होगा तो चीज़ें अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। तो ये चीज़ आती है। फिर कार्यात्मक विभेदीकरण से अलग अलग विभागों में कार्य अलग अलग विभागों में बांटे जाते हैं, इसलिए समन्वय आवश्यक होता है। जैसे किसी कंपनी में एक प्रोडक्शन टीम होती है, एक
रिक्रूटमेंट एचआर टीम होती है, एक सेफ्टी टीम होती है, क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है, एक उनकी मैनेजमेंट टीम होगी, एक मार्केटिंग टीम होगी। अगर इनमें सब में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो चीज़ें नहीं सही ढंग से चल पाती हैं। विशिष्टीकरण बनने पर अलग अलग विशेषज्ञों के कार्यों को जोड़ना आवश्यक होता है। जैसे जैसे किसी भी संस्थान या किसी उसमें उद्योग में विशिष्टीकरण बढ़ेगा तो उसमें अलग अलग विशेषज्ञों को हम कार्यों में मतलब हम जोड़ते हैं। इसके लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है। विभिन्न विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनके कार्यों में एकता जरूरी है। फिर समन्वय का महत्व क्या है? तो समन्वय कार्यों की पुनरावृत्ति और अव्यवस्था को रोकता है तथा प्रयासों में एकता, सही मात्रा, समय और क्रमबद्धता सुनिश्चित करता है। अंतिम लाइन का सार यही है कि समन्वय का महत्व क्यों है, क्योंकि ये कार्यों की पुनरावृत्ति और मतलब अव्यवस्था को रोक देता है। किसको? कार्यों की पुनरावृत्ति और अव्यवस्था को रोकता है तथा प्रयासों में एकता, सही मात्रा, समय और क्रमबद्धता सुनिश्चित करता है। अब बात करें हम 21वीं सदी में प्रबंध की, तो संस्कृतियों और राष्ट्र की सीमाएं धुंधली हो रही हैं तथा नई संचार तकनीक दुनिया को वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज की तरफ जोड़ रही है। इसलिए आधुनिक वैश्विक प्रबंध को हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के कौशल, टीम के काम की समझ तथा विभिन्न संस्कृतियों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गया, क्योंकि आज सबको पता है कि आज पूरी दुनिया कनेक्ट हो रही है। किसी भी मतलब अगर हम देखते हैं कि अगर ईरान और जो ये इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका ईरान का, इससे पूरी दुनिया भी प्रभावित हुई, क्योंकि सब चीज़ें आज की दुनिया में ग्लोबली जुड़ी हुई हैं। हम उन पे पेट्रोलियम और ये अपना नेचुरल गैस और ये एलपीजी के लिए डिपेंडेंट है, तो हमारे यहाँ व्यवस्था बिगड़ने लगी। सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए 21वीं सदी में जब हम बात करते हैं, ऐसे ही हम मतलब टेक दुनिया में भी देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें हैं कि आधुनिक संगठन जो एक वैश्विक संगठन है जिसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रबंधित किया जाता है। और वैश्विक प्रबंध क्या है? जिसके पास हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों प्रकार के कौशल हों। ठीक है, जो प्रबंधक विश्लेषण करना, व्यू रचना करना, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखते हैं, उनकी आज भी आवश्यकता है। लेकिन विश्वव्यापी सफलता के लिए व्यक्तियों की टीम कैसे कार्य करती है, संगठन कैसे कार्य करता है, हम लोगों को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, इन सबका समझ होना बहुत आवश्यक है। एक एनसीईआरटी की ही इसमें डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए जो प्रबंधक विभिन्न संस्कृतियों में पैठ रखते हैं वह पश्चिमी यूरोप, गैर अंग्रेजी भाषी देश में कार्य कर सकता है। फिर उसे मलेशिया अथवा केन्या जैसे विकासशील देशों में भेजा जा सकता है। उसके बाद उसे न्यूयॉर्क अमेरिका के कार्यालय में भी हमें स्थानांतरित किया जाता है। वह इन तीनों स्थानों पर तुरंत प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा। इसका मतलब जैसे एमएनसीज कंपनी है, उनके कई देशों में भी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो अगर कोई बहुआयामी व्यक्तित्व का व्यक्ति है जिसको हर जगह मतलब समन्वय करना आएगा, प्रबंधन करना आएगा, वो हर जगह उनकी पोस्टिंग हो जाती है, वो कहीं भी जाके उसका समन्वय कर लेते हैं। इसका मतलब यही था। और धन्यवाद। यहाँ से लेक्चर ख़त्म होता है। अगर हम इसको शुरू से रिवाइज करना चाहें तो पहले हम समझ लेते हैं प्रबंध क्या है। तो प्रबंध संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम के संसाधनों का कुशलता एवं प्रभावी ढंग से नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ये पहला चैप्टर था, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं।